अभी सामने आ गई है। कह रहे हैं कि इजराइल का अगला टारगेट नईम कासिम है। हिजबुल्लाह प्रमुख है नईम कासिम। यूएस के साथ मिलकर स्पेशल योजना के साथ काम कर रहे। 4 से 5 हफ्ते तक ये जंग चल सकती है। और खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है जो इस पूरी स्थिति को डिकोड कर रहा है। यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा, ये जो बयान आया है इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? और वो बताया जा रहा है कि 4 से 5 हफ्ते तक ये जंग चल सकती है। अगर ये जंग 4 से 5 हफ्ते चलती है तो ईरान क्या उसके लिए तैयार है? क्योंकि कई मोर्चे पर एक साथ वो जंग लड़ रहा है। इजराइल को कम से कम अमेरिका का तो साथ है। देखिए, जहां तक इजराइल का ये सवाल कि हिजबुल्लाह चीफ उनके वो नेक्स्ट टारगेट है, हिजबुल्लाह चीफ कई सालों से उनके टारगेट, हाँ, कोई नई बात नहीं है। हिजबुल्लाह होती और हमास इजराइल के साथ हमेशा इनकी दुश्मनी रही है और इससे हमेशा इससे ही ये टारगेट करते रहे हैं इनकी टॉप लीडरशिप को। इजराइल की ये कोशिश रहती है कि किसी भी एडवर्सरी को, सामने वाले की अगर उसकी टॉप लीडरशिप को खत्म किया जाए तो वहां वैक्यूम हो सकता है। परंतु ईरान का मैं आपको बताऊं, इनकी जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन्होंने बना रखे थे, इन्होंने ऑलरेडी बना रखे थे कि अगर खमेनी एलिमिनेट होंगे या जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जो चीफ हैं वो एलिमिनेट होंगे, डिफेंस मिनिस्टर मारा जाएगा, पुलिस चीफ मारा जाएगा, तो उसके बाद में कौन उसका चार्ज लेगा। ये तीन चार उन्होंने स्टेप्स बना रखे थे। अगर पहला एलिमिनेट हो गया तो ये उठाएगा, दूसरा हो गया तो ये इसको चार्ज संभालेगा। इसीलिए आप देख रहे हो कि जरा सा भी इतनी 40-45 टॉप लीडरशिप हर एक फील्ड के ईरान के एलिमिनेट हो गए, फिर भी जरा सा भी कोई उनको धक्का नहीं लगा। और ये लड़ाई जिस तरह से वो, अगर खोमेनी जिंदा थे उस समय अगर कर रहे थे, उसी स्पीड से, उसी ताकत से ये लड़ाई उन्होंने जारी रखी है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिकन और इजराइल के जो एयरफोर्स और उनकी नेवी और उनके जो पास जो आर्मामेंट है, उसको देखते हुए ईरान के पास इतना कुछ ज्यादा नहीं है। सिर्फ ड्रोन्स और मिसाइल्स उनके पास हैं, उसके बिना इसके पास, और उनका एयरफोर्स काफी डिग्रेड कर दिया है उन्होंने। पर एक बात मैं आपको बताऊं कि इस तरह की जो लड़ाई होती है विच इज कंट्रोल प्योरली बाय द मिसाइल्स एंड थ्रू द एयर बम्बार्डमेंट, वो जो लड़ाई है, ये लड़ाई आप दुश्मन के फैसिलिटीज को डिग्रेड कर सकते हो, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और अगर ये ईरान के अंदर कोई अपराइजिंग करके और आधे ईरान की पॉपुलेशन इस प्रेजेंट रिजीम के खिलाफ हो जाए, तब तो बिना अमेरिकन फुट प्रेजेंस के वहां पे आप इस रिजीम को बदली कर सकते हो। जब तक ये रिजीम बदली नहीं होगी तब तक आपकी लड़ाई को बिल्कुल रोकना मुश्किल होगा। लल जरूर आएगा, पॉजेस जरूर आएंगे। आपने खुद देखा होगा कि जब लड़ाई हुई थी रशिया की जी, तब ये बोलने लगे थे कि 7 दिन 8 दिन के अंदर वो सरेंडर कर देंगे। साहब नहीं किया ना, अभी भी लड़ाई 3-4 साल से चल रही है। तो इस तरह की जो लड़ाई है तो छुट-पुट लड़ाई। और एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो ईरान की टोपोग्राफी है, ईरान का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, वो जंगल है, पहाड़ी इलाका है और डेजर्ट्स हैं और खूब दूर में फैले हुए हैं। तो जिस तरह के उनके हाइड आउट्स बने हुए हैं, उन हाइड आउट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना और टोटली डिग्रेड करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। तो 5-6 वीक अगर वो बोल रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि शायद वो कोशिश करेंगे कि ये इतनी लड़ाई आगे चले। पर एक चीज और देखने को मिलेगी, जो अरब नेशंस थे, जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो वहाँ पे ज्यादातर वो सुन्नीज हैं, और ये जो खोमेनी थे, ये आपने जैसे खुद बताया, वो एक रिलीजियस हेड भी थे। और पूरी दुनिया के जो शिया सेक्ट है उनमें उनकी काफी इज्जत थी। और उसी के कारण जगह जगह के ऊपर, हमारे देश में भी कई जगह के ऊपर प्रदर्शन हुए हैं उनके फेवर के लिए और अमेरिका के खिलाफ। तो वो भी एक कारण है कि जो काफी शिया पॉपुलेशन को इकट्ठा करने के लिए एक बहुत बड़ा ये कारण भी हो सकता है। और अमेरिका का एक बात ये बात है कि अमेरिका के अगर कैजुअलिटीज होंगे तो अमेरिकन पब्लिक जो प्रेशर है वो ट्रम्प के ऊपर काफी भारी पड़ेगा। पर अभी तक जैसे आपने बताया कि वहाँ यूएस के 3 किल्ड और
5 इंजर्ड है, ऑफिशियल फिगर तो यही बताया गया है। और ईरान जी के 201 किल्ड हैं और 750 इंजर्ड है। और इजराइल के 9 मारे गए हैं और 121 इंजर्ड है। ये उनके ऑफिशियल फिगर्स हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक देश में जान और माल जरूर नुकसान हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है और उसके साथ में लोगों की जान भी जा रही है। जी तो ये अगर ज्यादा दिन तक चलेगा तो या तो ये अरब कंट्रीज हैं इकट्ठे बिल्कुल होकर बिल्कुल के यही समझने की कोशिश होगी कि ईरान झुकेगा या फिर अमेरिका रुकेगा, आगे क्या होने वाला है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ का बयान सामने आ गया है। बड़े शहरों को खाली करना पड़ सकता है, ये IAEA की तरफ से हवाले से खबर है। दरअसल ये सरकारी एजेंसी है ईरान की, उसकी तरफ से ये जानकारी मिली है। IAEA ने सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की। ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को नुकसान नहीं है, ये भी जानकारी निकली है। अभी हालात बहुत चिंताजनक हैं। रेडियोलॉजिकल रिलीज से इनकार कर दिया गया है, हमें डिप्लोमेसी और बातचीत पर लौटना होगा, ये IAEA की तरफ से कहा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ का बयान सामने आया है। और देखिए IAEA यानी कि परमाणु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की तरफ से क्या कहा गया है, ये आप जान लीजिए। वो कह रहे हैं कि बड़े शहरों को खाली कराना पड़ सकता है। चंद्रमौली जी, ये जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? डिकोड कीजिए जरा, स्थिति कहां जाती हुई दिख रही है? यार देखो, अमेरिका की तरफ से इजराइल से न्यूक्लियर अटैक तो नहीं होगा, लेकिन इजराइल के पास बॉम्ब नहीं है, लेकिन क्रूड बॉम्ब जो फिसाइल मटेरियल इनके पास में है, जो एनरिच यूरेनियम है, अगर वो किसी बॉम्ब में डाले, जो ब्लास्ट जो करने वाला है उसके वो डाल के अगर फेंक भी दे, मतलब एक तरह से फेंक दे यूएई के ऊपर या कहीं पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाके गिर जाए, तो कितना रेडिएशन होगा, कितने लोगों की जानों की हानि होगी, कितने वहां पे बीमार पड़ेंगे और कितने मरेंगे। तो इसका खतरा उनको पश्चिम देशों को होना चाहिए और बाकी अरब कंट्रीज को होना चाहिए, क्योंकि ईरान कर सकता है डर्टी बॉम्ब कहते हैं इसको, जिसके अंदर बॉम्ब नहीं होगा लेकिन फिसाइल मटेरियल होगा जो फूटने के बाद में फैल जाएगा रेडिएशन उसका। तो इन्होंने जो चेतावनी दी है ये ठीक है, बड़े शहरों को खाली करने की चेतावनी दी है। कभी किसी का शक है कि वो अटैक कर सकता है, मुझे लगता नहीं कि इस मौके पे न्यूक्लियर अटैक कोई भी करेगा। ईरान के पास में है नहीं और अमेरिका और इजराइल इसके ऊपर करेंगे नहीं, बिकॉज उन्होंने अपना हासिल कर लिया, अपना जो एम है उन्होंने हासिल कर लिया, उन्होंने मारना करना जो करना है सब कर लिया है। हासिल कहाँ क्या है? असली मकसद तो रिजीम बदलना था। बिल्कुल, मैं कटेवा जी की बात को ही मैं लेकर आ रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि रिजीम बदलते हुए स्थिति अभी दिख नहीं रही है। तो सवाल ये है कि अगर आप लैंड पर अगर आगे लड़ेंगे, स्थिति अगर यहाँ पर आ गई तो अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हमने मिडिल ईस्ट में पहले भी देखा है। अफगानिस्तान आप उठा लीजिए, आप सीरिया उठा लीजिए। चंद्रमौली जी जी हाँ, कटेवा जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे? सर मैं आपके पास आऊंगी। चंद्रमौली जी पहले जवाब दीजिएगा जी। जल कटेवा साहब से बात कर लीजिए उनके। अच्छा कटेवा जी जोड़िए, फिर जवाब देंगे चंद्रमौली जी। ये का जो आया है, वार्निंग आई है, वो आपको याद होगा पिछली बार भी जब इन्होंने अमेरिका और इजराइल ने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी जहां ये तैयार कर रहे हैं जून में, हाँ ईरान में जी हाँ, तो उसको अगर डिस्ट्रॉय करेंगे तो नेचुरली है कि जो कुछ भी वहां पर इकट्ठा हो रखा है इस तरह का, वो उसके रेडिएशन निकलेंगी और वो रेडिएशन निकल करके वो आसपास के इलाके में जा करके, चाहे वो बॉम्ब नहीं फूटा है परंतु जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज वो तैयारी चल रही है, अगर उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है तो वो क्रूड बम से भी एक नीचे का स्टेट है। और इसीलिए पिछली बार भी उन्होंने चेक करके बताया था, पिछली बार ये काफी खबर चली थी कि उन्होंने इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बिल्कुल जो प्रिपरेशन चल रही थी तो बिल्कुल तबाह कर दिया। उसके बाद में IAEA का बयान आया था कि इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई रेडिएशन वहां नोटिस नहीं किया गया है। यही बात आज उन्होंने फिर बोली है कि अभी तक कोई रेडिएशन, इस तरह की रेडिएशन वहां एमिट नहीं हुई है। और ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी है ये, और ये पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी एटॉमिक रेडिएशन की कहां गुंजाइश होती है उसे ये मॉनिटर करती है। तो ये एक उन्होंने अगर वार्निंग दी है, तो एक तो जैसे चंद्रमौली साहब ने बताया कि इस तरह का कोई बॉम्ब वहां इजराइल को इस तरह की कोई ऐसी हालत नहीं है कि उससे कोई जो उनका न्यूक्लियर